हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सब ने ना लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था? ऑडिट प्रोग्राम। एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम क्या था? ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आप बोलते हो ऑडिट प्रोग्राम होता है सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ क्या? सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर विच आर टू बी अप्लाइड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट में भी। समझ आ रहा है आपको? ऑफ अ गिवन कंपनी। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग साइन। फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग साइन। साइन मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो उस सबूतों के बेसिस पर ऑडिटर किस काबिल हो जाएगा? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो उस पर उसके बेसिस पर क्या दे पाएगा? ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या मैं इसको आपको सीधी सी बातों में कहूं, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम क्या है? जो आपने प्लान करा था उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करना है, इंक्लूडिंग इसमें क्या भी लिखी होती है? इंस्ट्रक्शंस भी। फिर हमने बोला था क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट्स पर चल जाएगा? तो जवाब आया जी ना। चलो, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। कह रहे एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट पर नहीं लग पाएगा क्योंकि चार बातें रोज का, नॉट वन। हे प्रभु, चार बातें। पहला कारण क्या है? क्योंकि हर किसी का बिजनेस का नेचर, साइज और कंपोजिशन क्या है? अलग अलग है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, सबके इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी और ऑपरेशन अलग अलग है। तीसरा, नेचर ऑफ सर्विस सबको अलग अलग चाहिए और सबके एप्लीकेबल एफआरएफ भी अलग अलग है। इन वजहों से हम कहते हैं कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फिर क्या हमें अपने असिस्टेंट्स जिन्हें ये ऑडिट प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं उनका माइंड खोल देना चाहिए? नहीं, वैसे वाला खोलने की बात नहीं हो रही। यहां पर यह बात हो रही है कि यार हमारे को अपने असिस्टेंट को एनकरेज करना चाहिए कि जो हमने बताया है सिर्फ वही मत करना, अगर उसके बाहर भी जाना पड़ रहा है तो तुम चले जाना। और अगर तुम्हें उनमें से कोई हर्ष लग रहा है, हर्ष मतलब इररेलेवेंट लग रहा है, तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। याद आ रहा है आपको? और अगर तुम्हारे को कोई सिग्निफिकेंट मैटर नजर के सामने, जिगर के पास अगर आ जाता है तो आप उस सिग्निफिकेंट मैटर को या तो अपने सीनियर को या तो अपने मतलब जो फर्म के पार्टनर को या प्रोप्राइटर को आप इन्फॉर्म जरूर कर देना। फिर अगला था, क्या हमारे को पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जवाब आया जी हां, बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। बोलना पड़ेगा, आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस। और दूसरा, आपका ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोलीट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ऑडिटर पर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होंगे। पॉइंट समझ आ रहा? ऑब्सोलीट मतलब वो वेस्ट हो गया, तो आपने तो बिना आउटडेटेड ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे ऑडिट कर दिया, तो हो सकता है ऑडिटर पर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लग जाए, जिसकी वजह से उसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। फिर आपने मेरे को बताया था ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए था सेट सीए पी कर। तुम्हारे को तो कोई जलन नहीं हुई, ठीक है ना? चलो, सेट सीए पी कर आई। सेट सीए, तो एस से क्या था? ऑडिटर को क्या गया है? ऑडिटर को एस से था स्टे। सुनना, ऑडिटर को कहा गया है ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त तुझे रहना है नहीं, ऑडिट के स्कोप में और ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए।
असाइनमेंट यहां पर आपको कौन सा काम मिल रहा है, बोलना पड़ेगा, कौन से वाला काम मिल रहा है? तो ऑडिट का जो दायरा है वो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा, और ऑडिट के अंदर कुछ बुराइयां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही तुम्हें अपना ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करना है। फिर ए से द अप्लाई ओनली दो स्टेप्स। भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया ऑडिट प्रोग्राम में, सिर्फ आपको उसके अंदर कौन से स्टेप्स और प्रोसीजर इंक्लूड करने हैं, विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अगर कहीं घूमने जाना होता है तो आप अपने बैग में सामान डालते जाते हैं, भाई ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, फिर थोड़ी देर बाद मम्मी कहती है ये किसका बैग है, आप कहते हो मेरा, फिर मम्मी एक एक करके सारा सामान निकालते रहते और एंड में एक दो चीजें ही छोड़ देती, कहती बेटा बस यही बहुत है। वही है, तो अप्लाई और ऐसी ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर सारी चीजें मत डाल देना, नहीं तो निकालनी पड़ेंगी, सिर्फ कौन सी चीजें रखनी है जो क्या है, सिर्फ यूजफुल। समझ आ रहा है आपको? जैसे छोटे होते थे तो मम्मी ने अगर नानी घर जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, तैयारी कब की होती थी, हफ्ते महीने की, याद करो वो दिन, है ना। मैं तो अभी भी देखता हूँ ना, अब तो मेरी वाइफ जाती है ना मेरे बच्चों को लेकर, मैं कहता भाई, कह रहे आपके हैं, नहीं जाती है, अभी नहीं गई हुई। अब अच्छा चलो, ए एस और ए समझ आ गया आपको। अब डी से बात करेंगे, डी से बात करेंगे। देखो सबूत इकट्ठा करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, सबूत इकट्ठा करने के कई, तो ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोग्राम में यही देखना है भाई कौन से एविडेंसेस रीजनेबली अवेलेबल हो पाएंगे उस मैटर से रिलेटेड। समझ आ रहा है आपको? और उनमें से मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि यार ये बेस्ट सबूत है और इससे मुझे नेसेसरी सेटिस्फेक्शन यानी रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगी। तो सेट समझ आ गया आपको, यहीं तक पढ़ा था, है ना। चलो फिर अब अगला पॉइंट क्या आ गया, सी से क्या आ गया, जरा बहुत सुनने वाली बात है आपको, बहुत जरा सुनने वाली बात है। एक वर्ड होता है रिलेटेड आइटम्स। देखो आइटम्स तो आपने बहुत सुना होगा, पता है बेटा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं रिलेटेड आइटम्स। रिलेटेड आइटम्स के बारे में बात करता हूं, सुनना जरा यार। जो सेल्स होती है और जो डेटर्स होते हैं, ये आपस में क्या है, रिलेटेड आइटम। ध्यान रखना, ये आपस में क्या है ना। तो जो सेल्स को चेक करने के लिए प्रोसीजर लगा रहे हो और जो डेटर को चेक करने के लिए प्रोसीजर लगा रहे हो, कह रहे हैं इनमें क्या होना चाहिए, यानी आपके ऑडिट प्रोग्राम में जो रिलेटेड आइटम है उन पर जो ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं उनमें भी कोई लिंक होना चाहिए। ये बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगला लिखो, सेट सीए में सी से क्या आ गया, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। बेसिकली आप ऐसे बना लेना ना इसके, जब ये खत्म होगा नीचे, प्रोसीजर ऑन सेल्स और प्रोसीजर्स ऑन डेटर्स में क्या होना चाहिए, समझ आ गया आपको? ऑडिट प्रोग्राम बनते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ए से आ गया ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। कौन कौन से तरह की गलतियां हो सकती हैं अगर आप अकाउंट बैलेंस को देख रहे हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जिसके लिए भी ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो, तो कौन कौन से तरह की। तो ए से लिखो ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को कंसीडर करना है। ए से लिखेंगे क्या, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर को कंसीडर करना है। यार कौन ऑडिट प्रोग्राम आप तब उसके अकॉर्डिंग तो डिजाइन करेंगे। आप कह रहे हो यार, यानी इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर आपको मैं माइंड में बताऊं, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स के लिए आप बताओ आपको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, कौन कौन से तरह के एरर हो सकते हैं। इसके लिए ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना पड़ेगा। क्या मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बताया था नहीं बताया था? चलो अब बता देते, कोई बात नहीं, गुस्सा थोड़ा ना करते हैं।
बता दिया था, क्या बताया था? अच्छा फिर एक बच्चा बताओ, मुझे हिंट लग जाएगी कि आपको वो मैंने बताया या नहीं। बोलो बोलो, कोई भी बच्चा बोले। एटीट्यूड की बातें हो रही हैं। अच्छा, किसके एटीट्यूड की बातें हो रही हैं? अच्छा, मतलब ऑडिटर अपना एटीट्यूड बदल लेता है। देखो मेट्रो स्टेशन वाला एग्जांपल दिया होगा आपको। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास करके चलते हैं। अब आ गया अपने ऊपर बात। हाँ याद आ गया। वैसे ही अब इधर आओ, ऐसे ही ऑडिटर मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास कर कर, ऐसे ही ऑडिटर मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास कर कर, लेकिन अचानक से अगर उसे जे कोई शक नहीं, कैसे चेक करियो? अब हर बात पर जैसे आपको शक हो जाए कि यार ये तो झूठ बोलता है, तो फिर आप अपना एटीट्यूड ही बदल लेना। मतलब ऑडिटर घूम जाएगा और अब से सारी बातों पर क्या पूछेगा? सवाल कि वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस। नहीं, हर पॉइंट पे वाई दिस लगाएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बोलो बेटा, पॉइंट समझ आ रहा है? तो जब ऑडिटर ये रूप धारण कर लेता है, जब ऑडिटर ये रूप धारण कर लेता है, तो हम कहते हैं यार इसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अडॉप्ट। तो बताओ, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर के ब्रैकेट में लिखना, सभी एरर्स का पता लगाने के लिए, सभी एरर्स का पता लगाने के लिए ऑडिटर सभी एरर्स का पता लगाने के लिए ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना होगा। ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना होगा। चले सेट्स ये देखो जी, आपको ऑडिट प्रोग्राम हमेशा रिटर्न में बनाना है। तो पी से आ गया प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। पी से आ गया अपना क्या? प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। मतलब आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि भैया मैं ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में ही बनाऊंगा। समझ आ गया आपको? अच्छा चलो आई, अब जरा सुनना, आपको क्या भी इंक्लूड करना है। अब सुनना जरा, मैं आपको बताऊंगा। देखो, दो चीजें इंक्लूड करनी है आपको। हम ये चीज क्यों कर रहे हैं और ये चीज कैसे होगी। कोई भी चीज की चेकिंग है भाई, अगर आपको पता होगा ना कि यार हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं, तो फिर आप उसी अप्रोच से उस चीज को करोगे। ठीक है ना? जैसे मैं अब आपको बताता हूं, आप कह रहे हो यार, मतलब जैसे मान लेते हैं आप डेटर की चेकिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम डेटर की चेकिंग क्यों कर रहे हैं और इस डेटर की चेकिंग को कैसे करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? जब आपको क्यों और कैसे पता होता है, जब आपको क्यों और आवाज में दम नहीं है, जब आपको क्यों और कैसे पता होता है, तो फिर ऑडिट बहुत ढंग से होगा। तो आपके ऑडिट में इंक्लूड होनी चाहिए दो चीजें, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया। तो आप दो झूले लटका देना। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एरिया, मतलब आपके आर्टिकल को भी तो पता होना चाहिए ना। आपने तो रिटर्न में बना कर दे दिया उसको कि देख लियो भाई ये करना है, क्यों कर रहे हैं वो भी लिखा होना चाहिए। और दूसरा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये दो बातें आपके ऑडिट प्रोग्राम में लिखी होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज आप लिख रहे हो, क्यों कर रहे हैं हम, ये भी लिखा होना चाहिए। तो लिख लो जरा, इंक्लूड, आई से इंक्लूड, और इंक्लूड में दो चीजें। कितने पॉइंट हो गए हमारे ऑडिट प्रोग्राम को लेकर? 4 5। चलो अब मैं 6 पॉइंट पहले करवाऊंगा आपको। उसका नाम हम रखेंगे क्या? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मतलब आप नंबरिंग कैसे वाली डाल रहे थे? ABCD ऐसे ना? तो लिख लो जरा, ऑडिट प्रोग्राम के फायदे। ऑडिट प्रोग्राम के फायदे कह रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या फायदे हैं। देखो,
पहला फायदा अगर मैं आपसे सोचूं और बात करूं तो जो असिस्टेंट होंगे, जो कौन होंगे बेटा, असिस्टेंट, उन्हें यह पता चल जाएगा कि भाई हमारा टोटल काम कितना है और इस काम को कैसे करना है। ठीक है बेटा, अब आपकी टर्न। ठीक है, मजा आ रहा है ना, पहले एक बुक फेंक दूं। चलो आगे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, कह रहे हैं इट प्रोवाइड्स द असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क जनरली टू बी डन। यानी आप इस ऑडिट प्रोग्राम को देखकर आपको यह पता चल जाता है कि मेरा टोटल काम कितना है और ये काम में कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें क्या लिखी होती है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पहला फायदा अपने हाथ से लिखो, इट प्रोवाइड द असिस्टेंट। ये किसको, ऑडिट प्रोग्राम आप किसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये आपको हेल्प करता है बेसिकली, कि आपको पता चल जाता है कि भैया टोटल ऑडिट ये है। देखो सेकंड पॉइंट भी है और फर्स्ट भी है, मैं आपको बता दूंगा डिफरेंस क्या है उसमें। सेकंड पॉइंट में भी आपको पता चल जाएगी ये वाली बात। चले, कह रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम, देखो इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट। ठीक है ना, कह रहे मेजर ऑडिट में भी ऑडिट प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है, एज इट प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। बताओ, इससे सीनियर को भी पता चल जाता है कि टोटल काम कितना है और असिस्टेंट्स को भी क्या पता चल जाता है कि टोटल काम कितना है और कैसे करना है। समझा रहे, ये असिस्टेंट को दिया जाता है ताकि उनको पता चले कि हमें टोटल क्या काम करना है और कैसे करना है, और दूसरा सीनियर को भी पता चल जाता है कि भाई इस क्लाइंट पे टोटल कितना काम होगा। समझ आ रहा है आपको? तो लिखो जरा, इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर कौन सा ऑडिट, मेजर ऑडिट। कह रहे जो बड़े बड़े ऑडिट होते हैं वहां पर टोटल काम कितना है वो ऑडिट प्रोग्राम आपको हेल्प करता है पता लगाने में। कह रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पर आप अपनी एंगेजमेंट टीम भी सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया भैया हमारा टोटल काम ये है और इसमें हमें ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम सिलेक्ट कर पाते हो। तो यानी तीसरा फायदा क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, बेसिकली एंगेजमेंट टीम। यानी आप अपनी एंगेजमेंट टीम सिलेक्ट कर पाते हो। ऑडिट प्रोग्राम आपको आपकी एंगेजमेंट टीम सिलेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प। देखो अगर आप की मैं बात करूं, अगर आप रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, अच्छा आप नोट्स क्यों बना रहे हैं, नॉर्मल बात बताओ। आप रिटर्न, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, फिर भी आप लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, मेरे लिए लिख रहे हो? अब बोलो, चल झूठे, पैसों के लिए लिख रहे हो तुम सीए किस लिए कर रहे हो? तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो वही है ना। हाँ, मेरे लिए कोई नहीं लिख रहा, आपके लिए लिख रहे हैं। मेरे लिए लिखना है तो मेरी बुक ले लो, उसमें लिखो। सुनो मेरी बात, देखो आप लिख इसलिए रहे हो ताकि कोई भी मैटर छूटे ना। समझ आ रहा है आपको? मैं आपको एक नॉर्मली अगर बात करूं, मैं आपको अगर एक नंबर बताऊंगा तो आप कहते हो यार, कई बार आप क्या कहते थे, मम्मी लिख कर दे दो आपने क्या क्या मंगवाना है। क्यों कहते थे? कि वहां जाकर आपको 100% उम्मीद है कि मैं 2-3 चीजें तो पक्का फिर आऊंगा, फिर मम्मी दोबारा भेजेगी। यही बात है। अगर हम प्लानिंग को माइंड में रख देंगे, सिर्फ माइंड में ही रखेंगे, तो हमारे को चांसेस है कि कोई मैटर क्या हो जाए, स्किप हो जाए, इग्नोर हो जाए, ओवरलुक हो जाए। तो इसलिए रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम से हम एक बात के लिए श्योर हो जाते हैं कि कोई मैटर छूटेगा। समझा रहा है आपको? तो यही पॉइंट है। कह रहे विदाउट, अभी नोट मत करना, विदाउट अ रिटर्न एंड प्री डिटरमाइंड ऑडिट प्रोग्राम द वर्क इज नेसेसरी टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सम दीपांशु प्लान। मतलब माइंड की बात हो रही है बेटे। हाँ, समझ आ रहा है आपको? आग लगाऊ वैसे जैसे समझना है। हाँ हाँ, हम समझ गए।
देखो अगर आप सारा प्लान माइंड में रखेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग ऑफ सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। लेकिन अब बताओ अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली फ्रेम करके राइटिंग में हुआ है, द डेंजर इज सिग्निफिकेंटली लेस एंड द ऑडिट कैन प्रोसीड सिस्टमैटिक। समझ आ रहा है आपको? तो यानी रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम से क्या फायदा है, लिखना जरा। नो ओवरलुकिंग ऑफ मैटर्स, नो ओवरलुकिंग, ओवरलुकिंग या नो ओवरलुकिंग मतलब कोई चीज छूटेगी नहीं ना, ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ तो कोई चीज छूटेगी नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? नो ओवरलुकिंग। चलो फिर आगे देखो, एक और बात करते हैं, इधर लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। देखो ऑडिट प्रोग्राम में हमने बता दिया होगा कि कौन सा काम कौन बंदा करेगा, तो यानी हम हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे और कल को वो काम अगर नहीं हुआ तो हम उससे ही पूछेंगे ना, भाई हाँ भी वो काम दिखा जो तूने कहा था तेरे को करने के लिए। तो यानी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाते हैं। द असिस्टेंट बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू हम अपने असिस्टेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि यार ये काम तेरा है, तू करके देगा, और कल को नहीं हुआ तो तेरे को ही बोलेंगे हम ये काम क्यों नहीं हुआ भाई। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। अगला पॉइंट, आपको ये पता चल जाएगा ऑडिट प्रोग्राम से कितना काम हो चुका है और कितना काम, प्रोग्रेस पता चल जाएगी ना। ये वर्ड बड़ा खतरनाक लगता था बचपन में, प्रोग्रेस रिपोर्ट। चलो अच्छा, आगे अगर बात करें, आगे अब अगर बात करें वो क्या है, प्रोग्रेस मतलब आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट ऑडिट हो गया और कितना अभी रहता है, ये फायदा है। अच्छा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, यानी जब रिपीटेटिव ऑडिट हो रहा है सेम क्लाइंट पर, तो आप पुराने ऑडिट प्रोग्राम को देख सकते हो ना और कह सकते हो यार इस वक्त पे हमने ये करा था और ये हमें मिला था। पॉइंट समझ आ रहा है? तो यानी ये गाइडेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट, लिखना जरा, गाइडेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट मतलब सेम ऑडिट प्रोग्राम हमारे को अगले साल सेम क्लाइंट पर काम आता है, तो लिखो जरा गाइडेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट, इट सर्व एज अ गाइड फॉर द ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर। समझ आ रहा है आपको? यानी गाइडेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट लिखो, फ्यूचर ऑडिट में भी ऑडिट प्रोग्राम हमारे काम आता है। अच्छा मैं अब आपको कहूं कि यार आप पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, यही बात अगर आपके पेरेंट्स कहें तो आप क्या कहोगे? नहीं 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 नहीं, तुम बताओ क्या कहोगे? पढ़ता तो हूं, ये देखो ये मेरे नोट्स बनाए हुए प्रॉपर। देखो लॉ की बात लॉ में अरे सुनो भाई, वापिस उस दिन भी बड़े हो गए, इधर वापिस आओ। अच्छा जरा सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना, आपको समझ आएगी। देखो आपके ऊपर इल्जाम लगाया आपके पेरेंट ने कि आप पढ़कर नहीं आए, तो आप उस समय अपनी बुक्स दिखा देते हैं, ये देखो मैं मम्मी आज ये पढ़कर आया हूँ ये सब। तो ऐसे ही अगर ऑडिटर पे चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगता है कि तूने लापरवाही से क्या करा है ऑडिट, तो ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम दिखा देता है, ये देखो भाई हमने ये सब काम करा है। यानी ये चीज ऑडिट प्रोग्राम वर्क करता है एज अ डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस जब लगता है किस पर, ऑडिटर पर। समझ आ रहा है? इट एक्ट एज एन एविडेंस ऑब्लिक, इट एक्ट एज एन, ऑडिट प्रोग्राम जो है इट एक्ट एज एन एविडेंस, it act as an evidence against the charge of negligence
charge of negligence being brought against the auditor, being brought against the auditor, being brought against the auditor. चले, पॉइंट्स राइट हो गए यहां तक का, आगे बातें करते हैं। एक बात मुझे ना, एक नोट लिखवाना रह गया यहाँ पर, सैट CAPI में लिखवा दूँ, आसपास कहीं जगह है थोड़ी बहुत? सैट CAPI से रिलेटेड एक नोट रह गया था, मॉड्यूल में से लिखवाना है वो मेरे को नोट, एक नोट लिखवा देता है, और कोई बहुत मुश्किल नोट नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप लिख लेना ना, मैं आपको बताता हूँ प्लीज। एक बात जो मैं कह रहा हूँ रेलेवेंट बात है आप लोगों के लिए, तभी आपको कह रहा हूँ बच्चे। ये देखो, हमने ना एक टॉपिक अभी अभी पढ़ा था ना, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, और ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त आपने बोला था सैट CAPI ये लिखा था। अब ना मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। देखो ये वाला पैराग्राफ मुझे लिखवाना है, क्योंकि 1 मार्कर बन सकता है इस पर। अरे बेटे ये थोड़ा कह रहा हूं, सब थोड़ा कह रहा हूं, रुको तो सही, सुन तो लो। देखो जब ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम लिख रहा होता है तो ऑडिटर के पास ना पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस बात की कि वो कोई भी प्रोग्राम, मतलब कोई भी काम कभी भी किसी भी डेट के लिए लिख सकता है। यानी ऑडिट प्रोग्राम लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो तो आपने लिख लिया, उसके अंदर एक बात मैं और ऐड कराना चाह रहा हूं जो मेरे माइंड में आई है अभी। वो क्या? वैसे तो आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिखते हो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो आपने अप्लाई करने हैं, तो ये सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर आप कभी के लिए भी लिख सकते हो कि मतलब मैं ये वाली इस डेट पर ये करूंगा, अगली डेट पर ये करूंगा, वो आपकी कॉल है। ऑडिटर को टोटली फ्लेक्सिबिलिटी है अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाने की, लेकिन कुछ जगहों पर ऑडिटर के पास से ये फ्लेक्सिबिलिटी ले ली जाती है, ऑडिटर के पास से कुछ ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी ले ली जाती है और कहा जाता है भाई ये वाला प्रोसीजर तो इसी दिन ही होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक कब कैलकुलेट होता है? 31 मार्च। तो आपको ऑडिटर इस केस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाएगी, ये वाली तो आपको 31 मार्च को ही परफॉर्म। ये देखो, द ऑडिटर नॉर्मली has the flexibility in deciding when to perform audit procedure. However, in some cases, the auditor may have no mercy as to the timing. For example, when observing the taking of inventory by client personnel or verifying the security and cash balance at year end. लेकिन कुछ प्रोसीजर तो ऐसे ही हैं जो आपको कब लगाने पड़ेंगे? ईयर एंड पे। तो एक नोट के रूप में यही वाला पैराग्राफ लिखवाना था। अगर आप लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं लिख सकते तो तब सामने वाली गली में लिख लेना। बुक है ना आपके पास? दिखाना। अगर मान लेते ना, एक बात जरा सुनो, सैट CAPI में आप सामने नहीं जगह बच रही तो कोई बात नहीं, यहां पर लिख लो नोट, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वाली जगह पर यहां लिख लो। नहीं, जैसे अगर आपने इस तरफ सैट CAPI ये वाले पेज पे आपकी जगह पे नहीं बची हुई तो ये वाला जो नोट मैं लिखने के लिए कह रहा हूं, आप यहां पर जो बॉक्स होता है उस पर लिख लो। यहां पर कह रहे हो ना, आप यहां लिख लो, ये जगह भी तो खाली है अगर आप वहां नहीं लिख पा रहे, ठीक है ना? ये लिख लो। चले कर ले नोट। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम की बुराइयां करने का मन कर रहा है, चल थोड़ी देर बाद बुराइयां कर लेंगे। बुराई ना ऐसा मन करता है कर दो बस, अब वेट मत करो बस, यही मेन कारण है। चले आओ जी, आओ फिर आओ जी। ऑडिट प्रोग्राम की कुछ बुराइयां, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा? ये 7। पॉइंट नंबर अपना कौन सा बनेगा? ये 7। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। डिसएडवांटेजेस ऑफ
ऑडिट प्रोग्राम। और इसको ना, इसकी बुराइयों का करने के लिए आप एक निमोनिक लिख सकते हैं, रिजिड सिम, रिजिड सिम, रिजिड सिम। कह रहे हैं अगर ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है, अगर ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है तो यार आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई, आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल गई ना कि आपको ये करना है, तो बस फिर आप अपना दिमाग नहीं चलाते, आप रिजिड हो जाते, आप उसी के अंदर रह रहकर वही वाले काम करते जाते जो बताया गया था। और ऑडिट प्रोग्राम बनाता कौन है? सीनियर, कोई जूनियर उसको चेंज करवा नहीं सकता। तो यहां पर यही बात है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऑडिट प्रोग्राम की पहली बुराई क्या है? देखो लिखना जरा, पीरियोडिक रिव्यू ना होने की वजह से, इसके नीचे डाउनवर्ड एरो करके लिखना, पीरियोडिक रिव्यू ना होने की वजह से, पीरियोडिक रिव्यू ना होने की वजह से, पहला आपने रिजिड सिम में रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, और उसके नीचे जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख रहे हैं, पीरियोडिक रिव्यू ना होने की वजह से ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम ही, पीरियोडिक रिव्यू ना होने की वजह से ओल्ड ऑडिट प्रोग्राम ही चलता रहता है। और हो सकता है, और हो सकता है और हो सकता है क्लाइंट के, हो सकता है क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल, स्टाफ, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल, स्टाफ एक्सेट्रा चेंज हो चुके हों, चेंज हो चुके हों, चेंज हो चुके हों। देखो यार, आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, और ऑडिट प्रोग्राम आपने ना साल के शुरुआत में जो इंटरनल कंट्रोल थे और जो कौन थे लोग थे उनके हिसाब से बना दिया। तो अगर आप इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्रोग्राम का रिव्यू नहीं करते और क्लाइंट ने इन बिटवीन अपना स्टाफ चेंज कर दिया, इन बिटवीन अपना स्टाफ क्या कर दिया? चेंज कर दिया, इंटरनल कंट्रोल क्या कर दिए? चेंज कर दिए, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम तो आउटडेटेड हो गया। और आप बताओ, आपका ऑडिट भी इफेक्टिवली नहीं हो पाया, और ऑडिटर पर उल्टा क्या लग गया? चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? रिजिड समझ आ रहा है? तो इसलिए हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा था कि ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू 101% करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन क्या हो सकती है? चेंज। क्लाइंट का बिजनेस क्या हो सकता है? चेंज। पहला पॉइंट समझ आ गया, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। अच्छा यार एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं आपको मम्मा ने कोई कहना कहा, आपने उस कहने के अकॉर्डिंग वो काम कर दिया, और फिर पिताजी ने आकर आपको 2 थप्पड़ लगाए कि अपना दिमाग नहीं लगा सकता था। ये नुकसान करते वक्त अपना दिमाग लगाता तो ये नुकसान से हम बच जाते। तो वो क्या कहता है? वो बच्चा क्या कहता है? मम्मी ने ऐसा कहा था। यानी जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट होते हैं ना, ऑडिट प्रोग्राम उनका शेल्टर बन जाता है। इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए ऑडिट प्रोग्राम एक शेल्टर का काम देता है। वो बच्चा, आप कह सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम में लिखा था तो मैंने ऐसा कर दिया, और भाई तू अपना दिमाग नहीं लगा सकता था क्या? समझ आ रहा है? तो यही है ये देखो सिम में एस से क्या आ गया? शेल्टर। लिखो, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट। ऑडिट प्रोग्राम क्या करता है? वर्क करता है शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट असिस्टेंट। एस से समझ आ रहा है आपको? रिजिड सिम में इट वर्क एज अ शेल्टर, मतलब वो बच जाएंगे, वो क्या कहेंगे? ऑडिट प्रोग्राम में जो लिखा था हमने तो वो कर दिया, और भाई तो अपना दिमाग नहीं लगा सकता था क्या?
अच्छा एक और बताओ, रिजिड सिम में आई से आ गया इनिशिएटिव। जो एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉई हैं, जो एफिशिएंट आर्टिकल है, वो लोग क्या कहेंगे, ऑडिट प्रोग्राम की वजह से हम कुछ नया नहीं कर पाए। यानी वो इनिशिएटिव ले सकते थे कुछ अलग करने का, पर वो नहीं ले पाए। तो यानी इससे क्या हो जाते हैं, लिखो जरा, इनिशिएटिव किल हो जाते हैं। कौन से वाले, एफिशिएंट असिस्टेंट्स के। लिखो जरा, आई से, रिजिड सिम में आई से इनिशिएटिव किल हो जाते हैं एफिशिएंट असिस्टेंट्स के या एम्प्लॉयज के। इन एफिशिएंट को सहारा मिल जाता है कि यार चल बच गए भाई, वहां लिखा था बच गए इस वजह से। और यहां क्या लिखे, इनिशिएटिव किल हो जाते हैं एफिशिएंट असिस्टेंट ऑब्लिक एम्प्लॉयज के। कुछ बातें समझ आ रही हैं आपको? बोलो यस या नो। और आपको जो बोला जा रहा है आप वही करते जा रहे हो। ऑडिट प्रोग्राम में जो बोला जा रहा है आप वही करते जा रहे हो। जस्ट लाइक मशीन, मशीन को भी तो आप कमांड देते हो और वो वही कर देती है। तो आप एक तरह से क्या फील करते हो, द वर्क में बिकम क्या, मैकेनिकल। आपको लगता है यार ये तो हम जस्ट लाइक मशीन ही कर रहे हैं काम, जो ऑडिट प्रोग्राम बोलता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम बोल रहा है हम कर रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग असिस्टेंट के अंदर आ जाती है। तो यानी ये क्या है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, मैकेनिकल अप्रोच। एम से लिखो क्या, मैकेनिकल अप्रोच। कह रहे ये जो रिजिड सिम वाली बुराइयां हैं, नीचे नोट लिखना। नीचे क्या लिखेंगे आप, नोट। नीचे अब नोट लिखेंगे, सुन लो पहले फिर आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रही है जो रिजिड सिम वाली बुराइयां ना, इसे आप चाहो तो हटा सकते हो। अगर आप ये 3 काम कर दो तो ये बुराइयां एलिमिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। देखो कह रहे ऑल दीज डिसएडवांटेजेस में बी एलिमिनेटेड बाय, पहला आपको क्या करना होगा, सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द असिस्टेंट। जो असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं उनके काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर को कौन सा एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, रिसेप्टिव। सिर्फ देखो सीनियर क्या करता है, भाई मैं जूनियर की क्यों सुनूं, लेकिन यहां पर आपको अपने, क्योंकि जो जूनियर स्टाफ है वो प्रॉब्लम में जो आ रहा है वो उसकी बातें आपको सुननी पड़ेगी। समझ आ रहा है आपको? तो यानी ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिसेप्टिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? आपको सुपरविजन करनी पड़ेगी, आपको रिसेप्टिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा ऑडिटर, और आपको अपने असिस्टेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे को सारे मैटर ऑब्जेक्टिवली देखने हैं, यानी विदाउट बायस देखने हैं। और अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर तुम्हारे को दिख जाता है तो वो हमें बताना। तो ये 3 काम कर कर आप क्या कर सकते हो बताओ, इन डिसएडवांटेजेस को खत्म कर सकते हो। तो लिखना जरा, ऑल दिस डिसएडवांटेजेस मे बी एलिमिनेटेड, all these disadvantages may be eliminated by, पहला कैसे आप ये बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम की बुराइयों को कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला क्या करना होगा आपको, सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द असिस्टेंट। सुपरविजन ऑफ द वर्क कैरिड ऑन बाय द असिस्टेंट। दूसरा और क्या करना होगा ऑडिटर को, कौन सा एटीट्यूड अपनाना होगा, द ऑडिटर मस्ट हैव रिसेप्टिव एटीट्यूड एज रिगार्ड द असिस्टेंट। और थर्ड, आपको अपने असिस्टेंट को एनकरेज करना होगा कि जो भी मैटर है उसको ऑब्जेक्टिवली देख, और अगर वो सिग्निफिकेंट मैटर तुझे लगता है तो हमें बता। कह रहे ये 3 चीजें कर कर आप क्या कर सकते हो बताओ, ये 3 चीजें कर कर आप क्या कर सकते हो बताओ, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम खत्म कर सकते हो। क्या आपको समझ आ रहा है? पक्का वाला?
चलो जी, लास्ट पॉइंट रह गया इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का भी, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं दिखा भी देता हूं। ये देखो, मैंने आपको दिखाया भी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। पहले आप लास्ट पॉइंट की हेडिंग बनाओ, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। पॉइंट नंबर कौन सा बनेगा अपना, ये 8, तो 8 पॉइंट बनाओ। चलो मैं पहले आपको ना थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखवाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं पहले आप लिखें, फिर मैं आपको रीडिंग कराऊंगा और समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा 101%। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, लिखना। पहला पॉइंट इसमें, ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। ऑडिटर का कह दो, ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, कॉमा कॉमा, as we all knows evidence is the very basis for formulation of opinion. Evidence is the very basis for formulation of opinion. Next paragraph या point करो, next paragraph या next point, is the very basis for the formulation of opinion. फिर next point बनाओ इसमें, therefore auditor को अपने audit program में, therefore auditor को अपने audit program में, therefore auditor को अपने audit program में वो सब प्रोसीजर और टेक्निक्स, देयरफॉर ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोग्राम में वो सब प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड करनी चाहिए, टेक्निक्स इंक्लूड करनी चाहिए जिससे उसे बेस्ट एविडेंस for testing the accuracy of any assertion, जिससे उसे बेस्ट एविडेंस फॉर टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी assertion मिल पाए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अगली बारी फिर आपको बस यही पढ़ना होगा, सामने पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको माइंड में चीजें सेट होंगी। ऑडिटर किसी भी एजर्शन की एक्यूरेसी, नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑडिटर किसी भी एजर्शन की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, ऑडिटर किसी भी एजर्शन की एक्यूरेसी को, ऑडिटर किसी भी एजर्शन की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए तुम्हें, ऑडिटर किसी भी एजर्शन की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए तुम्हें कई तरीके से एविडेंस मिल सकते हैं, कई तरीके से एविडेंस मिल सकते हैं। पर जो तुम्हें बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे, पर जो तुम्हें बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे अबाउट सच assertion,
अबाउट सच एजर्शन कॉमा, तुम अपना ओपिनियन उसके हिसाब से ही देना, तुम अपना ओपिनियन उसके हिसाब से ही देना। पर साथ में हर एविडेंस को, पर साथ में हर एविडेंस को पर साथ में हर एविडेंस की, सॉरी को नहीं की, पर साथ में हर एविडेंसेस की वेटेज को भी कंसीडर करना, वेटेज को भी कंसीडर करना। फिर आगे लिखना 4th पॉइंट, ऑडिटर जो क्लाइंट सबूत पेश कर रहा है, ऑडिटर जो क्लाइंट सबूत पेश कर रहा है, तुम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहना, तुम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहना, कॉमा, तुम्हें अदर प्रोसीजर भी लगाने हैं, तुम्हें अदर प्रोसीजर्स भी लगाने हैं। एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए, लाइक डाउनवर्ड एरो बनाना, डाउनवर्ड लाइक के बाद नीचे डाउनवर्ड एरो बनाओ और लिखो पॉइंट A to F, लिखो ना पॉइंट कौन से, A to F, सॉरी A to J, पॉइंट A to J, लाइक पॉइंट A to J। चलिए अब स्टार्ट करें, ये टॉपिक को स्टार्ट करें। लास्ट पॉइंट है, देखो क्या कह रहे हैं, आप ऑडिट प्रोग्राम किस लिए डिजाइन करते हैं, ताकि आपको क्या मिले, सबूत, और उन सबूतों के बेसिस पर आप क्या दे पाओ, ओपिनियन। यार आप बताओ, आप क्यों, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना है, और ओपिनियन आप दे पाओगे सबूतों के बेसिस पर, और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, प्रोसीजर। तो पहले प्रोसीजर लिखो तो सही, और लिखोगे कहां पर, ऑडिट प्रोग्राम में। तो यहां पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन, ऑडिट प्रोग्राम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आपको क्या मिल पाए, ऑडिट एविडेंसेस। इसके लिए मैंने आपको बातें ना बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिखवाई हैं, पहले आप पढ़ो। पहली बात क्या थी, देखो हम सबको बताया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, बोलना पड़ेगा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सबको बताया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ओपिनियन देने के लिए, ओपिनियन एविडेंसेस इज द वेरी बेसिस। ओपिनियन देने के लिए आपको सबूतों की क्या पड़ती है, जरूरत। तो देयरफॉर ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर वो सारे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, इंक्लूड, वो सारे प्रोसीजर और टेक्निक्स को क्या करना चाहिए, इंक्लूड, ठीक है ना, जिससे उसको क्या पता चलेगा कि बेस्ट एविडेंस क्या है, जिससे उसे क्या पता चलेगा कि बेस्ट एविडेंस फॉर क्या है और मिल भी पाएगा। यहां तक का पॉइंट समझ आया। अभी पहले 2 पॉइंट मुझे सुना दो, 2 पॉइंट आप मुझे सुना दो। पहला पॉइंट क्या बता रहे हो आप, ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, बोलना पड़ेगा ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, और ओपिनियन देने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, समझ आ रहा है, और एविडेंसेस चाहिए होते हैं। और एविडेंसेस के लिए ऑडिटर को क्या बोला गया कि ऑडिटर तुम अपने ऑडिट प्रोग्राम में वो सारे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इंक्लूड करना, वो सारे प्रोसीजर्स और टेक्निक्स क्या करना, इंक्लूड, जिससे तुम्हें क्या मिल पाए, बेस्ट एविडेंस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द एजर्शन, बेस्ट सबूत मिल पाए। और फिर अगले पैराग्राफ में बताओ क्या बोला गया, ऑडिटर तुम अपना ओपिनियन बेस्ट सबूत के हिसाब से ही देना,
लेकिन ऐसा नहीं है कि जो और सबूत मिले हैं उसको तुम क्या कर दो, इग्नोर। उनकी भी वेटेज रखना, उनकी भी वेटेज रखना। बेस्ट सबूत के बेसिस पर तो तुम ओपिनियन दे रहे हो, लेकिन उनकी भी वेटेज रखना। और कई बार ना क्लाइंट खुद ही आकर कहता है ये देख लो हमारा इनवॉइस है, हमने इतने की परचेजेस करी है। तो ऑडिटर अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्लाइंट की सिर्फ बात पर विश्वास मत कर लेना, तुम अपने ऑडिट प्रोग्राम में और भी ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड करना। लाइक पहला, तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन करनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफिशियल और एम्प्लॉयज की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशंस मांगनी चाहिए, यानी इंक्वायरी करनी चाहिए। समझ आ रहा है? थर्ड पार्टी से एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए, कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक को देखना चाहिए। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट इज इंटरनल चेक? देखो इंटरनल कंट्रोल वर्ड आपको पता है या नहीं पता? आवाज में दम नहीं, पता है या नहीं पता क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल बताना, फिर मैं आपको इंटरनल चेक बताऊंगा जो आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा, पर मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ वर्ड है, मीनिंग नहीं कहीं लिखा, मैं आपको ज्ञान की बात में लिखवा दूंगा। पहले मुझे बताओ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, बताओ। इट रेफर्स टू द पॉलिसीज विच आर डिम मतलब डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेन बाय कौन? टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल, सो दैट एंटिटी के पास क्या हो, रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक कितने? 4। पहला, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स एंड कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज। समझ आ रहा है? सर अब ये इंटरनल चेक क्या होता है ये बताना। चलो जाओ ज्ञान की बात पे जाओ, ज्ञान की बात में जाओ। इंटरनल चेक का मतलब आपको बताता हूं, लिखो। चलो पहले समझ लो, इंटरनल चेक का मतलब समझ लो। कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके के, मैं अभी लिखना मत, पहले जरा सुन लो। इंटरनल चेक्स, ये वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको कहीं पर लिखा नहीं होगा। सुनना आप सब, इधर देखो सारे बच्चे। पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके का माहौल या अरेंजमेंट बनाना कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली वर्कड। चलो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके के कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। मतलब सबका काम कोई ना कोई चेक कर रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं क्या? इंटरनल चेक। समझ आ रहा है आपको? और इसके लिए अलग से एफर्ट नहीं करनी पड़े, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? तो लिखना जरा, हिंदी में लिखवाऊं इंग्लिश में? इंग्लिश लिखना। It refers to arrangement of staff. It refers to, ज्ञान की बात में आप लिख रहे हैं इंटरनल चेक। It refers to arrangement of staff in such a manner that work done by one person is automatically, अब आपको सुनाई वही दे रहा होगा, is automatically checked by another person in the normal course of business, समझ आ रहा है आपको बात? अपने आप ही काम चेक हो जाए। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि अगर कई बार क्लाइंट तुम्हें कोई सबूत दे भी देता है, तब भी सिर्फ उसके सबूतों पे डिपेंड मत रहना। तुम्हें क्या क्या करना है उसके अलावा, देखो जरा, उसके अलावा तुम्हें क्या क्या करना है जरा ध्यान दो। तुम्हें एन ऑडिटर पिक्स अप द एविडेंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ फील्ड एंड इट इज जनरली, बेटा कुछ सबूत आप डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन से इकट्ठे करते हैं, कुछ सबूत आप फिजिकल एग्जामिनेशन से।
मैं आपको बताता हूं, चलो भी आपका ऑडिट एविडेंस का चैप्टर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी आप यही याद कर लो। कुछ सबूत ऑडिटर को डॉक्यूमेंट्स चेक करके मिलते हैं, कुछ सबूत ऑडिटर को फिजिकली इंस्पेक्शन करने के मिलते हैं, जैसे इन्वेंट्री। क्लाइंट कह रहा है हमारे पास 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ऑडिटर गोडाउन में पहुंच गया और फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर खुद ही करता है, चेक करता है भाई कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो कहता है रिकॉर्ड्स में इतने दिखा रहे हो, है एक्चुअल में इतना। तो यानी सिर्फ सबूत इकट्ठा जो क्लाइंट ने पेश करे सिर्फ उस बात पर डिपेंड मत रहना, जो क्लाइंट ने पेश करे सिर्फ उस बात पर डिपेंड मत रहना, आप खुद भी क्या करना, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन करना, बोलना पड़ेगा, आप क्या करना, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा मैनेजमेंट ऑफिशियल और एम्प्लॉइज से क्या करना, इंक्वायरीज, थर्ड पार्टी से क्या करना, इंक्वायरीज, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, जो क्लाइंट ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके रखा हुआ है, उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखना, वहां के इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक्स कैसे हैं वो देखना, अकाउंटिंग डेटा में इंटर रिलेशनशिप्स, जो आपने मेमोरेंडम और सब्सिडरी रिकॉर्ड्स बना रखे हैं आप उन्हें चेक करना, मिनट्स चेक करना। व्हाट इज मिनट्स, नहीं मिनट्स का मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं, समरी ऑफ मीटिंग, मिनट्स वर्ड का मतलब होता है समरी, मीटिंग्स की समरी देखना। और जैसे क्लाइंट ने कह दिया कि मैंने तो डेटर से 50,000 लेने हैं, तो बाद में आपको कितना पैसा आ रहा है वो देखो, उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शंस देखना, क्लाइंट के और अदर्स के। कह रहे ये सब तरीकों से आपको क्या मिल सकते हैं, सबूत, ये सब तरीकों से आपको क्या मिल सकते हैं, सबूत। यानी कुछ सबूत आपको मिलते हैं डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन से, बोलना पड़ेगा, कुछ सबूत आपको मिलते हैं किससे, और कुछ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से। दोबारा, पहला किससे, दूसरा किससे, तीसरा आप इंक्वायरी करते हैं किससे, मैनेजमेंट ऑफिशियल एंड एम्प्लॉइज से। फोर्थ आप फिर इंक्वायरी करते हैं किससे, थर्ड पार्टी से। फिर आप और क्या चेक करते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। उसके अलावा आप इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक क्लाइंट के कैसे हैं वो देखते हो। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक का मतलब आपको दोनों का समझ आ गया ना। अच्छा, और वेरियस अकाउंटिंग डेटा में रिलेशनशिप, सेल्स डाटा, रिलेटेड आइटम्स, समझ आ रहा है। उसके अलावा आप सब्सिडरी रिकॉर्ड्स देखते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखते हैं, और लास्ट सब्सिक्वेंट एक्शन ऑफ द क्लाइंट एंड अदर्स। जैसे वो कह रहे हैं हमने तो क्रेडिटर को 10 लाख रुपए देने हैं, अगले साल की पूरी बैंक अकाउंट देखो कि इन्होंने 10 लाख दिए हैं या नहीं, तो अगर कम दिए तो इट मींस आपने झूठे क्रेडिटर दिखा रखे थे। समझ आ रहा है आपको। अब जरा सुनना, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखो ये 3 पॉइंट लिखने, फिर मैं इस चैप्टर को ओवर कर दूंगा। पहला कह रहे कैश इन, देखो 2 तरह के कैश होते हैं, कैश इन हथेली और कैश एट हवेली। सुने होंगे आपने, कैश इन हथेली और कैश एट, कई बार आपने सुना होगा ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कह रहे जो कैश इन हथेली होता है उसका बेस्ट एविडेंस क्या है, खुद जाकर क्या करो, काउंट। समझ आ रहा है, किसका बेस्ट एविडेंस कौन सा है वो समझ रहे हो आप। कह रहे कैश इन हथेली को चेक करने के लिए आप क्या करो, खुद जाकर काउंटिंग करो कैश की। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट गिरवी रखी हुई है बैंक के पास, तो इन्वेस्टमेंट कितने की गिरवी रखी हुई है, कितने का लोन ले रखा है, इसके लिए जो बेस्ट सबूत आपको मिल पाएगा उसका नाम है क्या, बैंकर्स सर्टिफिकेट। ये लिख लो बेटा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसका क्या बेस्ट एविडेंस है 1 मार्कर में। तो कह रहे कैश इन हैंड का बेस्ट सबूत कौन सा होता है, काउंटिंग करके जो आ रहा है ना वो कैश इन हैंड का बेस्ट सबूत है, कैश बैलेंस को चेक करने का। इन्वेस्टमेंट गिरवी रखी है बैंक के पास, उसके लिए क्या है, बैंकर सर्टिफिकेट। और बुक डेब्ट्स के लिए आपको क्या देखने चाहिए, बुक डेब्ट्स के लिए इनवॉइसेस देखने चाहिए, डेबिट नोट देखने चाहिए, क्रेडिट नोट देखने चाहिए, और मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स देखने चाहिए। बुक डेब्ट्स के लिए क्या देखना चाहिए, फॉर वेरीफाइंग द असर्शन अबाउट बुक डेब्ट्स। बुक डेब्ट मतलब डेटर्स, बुक डेब्ट्स का मतलब क्या आ गया, डेटर्स। कह रहे डेटर्स को चेक करने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, इनवॉइस देखने चाहिए,
डेबिट नोट देखने चाहिए, क्रेडिट नोट देखने चाहिए, है ना। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको, पक्का वाला। अच्छा, ये चैप्टर अपना ओवर हो गया है। आप सबको क्या करना है, आप सबको क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 ना इसी बुक में दे रखा है जिसका नाम क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो आप आ जाओ जरा चैप्टर नंबर 6 पर, ठीक है ना। चैप्टर का नाम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलो जी, सुनना जी, आप सब मेरी बात जरा सुनना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे हम। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे हम, और एक चैप्टर है। मैं आपको बताता हूं, आप सब इस बुक के आखिरी चैप्टर पे चले जाएंगे। सर ये चैप्टर नंबर 6 लिखवा रखा है, उसका रीजन है, एक्चुअल में जो चैप्टर नंबर 5 था वो 100 पेजेस का था। सुनो, तो अगर मैं वो इस बुक में लगवाता तो ये बुक का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर आपको कैरी करने में दिक्कत होती, तो इसलिए वो सेकंड बुक में जाता है। आप सब क्या करो, एक हेडिंग बनाओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर नंबर 6 है। और आप मेरा पॉइंट जरा सुनना, देखो इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड ही पढ़ना है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, और इसके अंदर आपको एसए नंबर 230 पढ़ना है, जिसका नाम ही क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बोलना पड़ेगा, जिसका नाम ही क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आवाज में दम नहीं है, जिसका नाम ही क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आप सब सामने वाली गली में एक हेडिंग बनाएंगे, एसए 230, नाम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एसे नंबर 230, न्यू चैप्टर, और स्टैंडर्ड की लिस्ट में भी हमें लिखकर आना होगा। स्टैंडर्ड की लिस्ट में भी हम जो पेज नंबर 1 पे लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उसमें आप थर्ड स्टैंडर्ड जो मेरे साथ आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, एसए 230, और नाम क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नाम क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, चले फिर कहानी करें। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कहानी इस स्टैंडर्ड की। देखो सबसे पहला पॉइंट तो उठता ही यही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन बताओ, मीनिंग बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने मेरे साथ बनाना है उसका नाम क्या है, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बनाओ जरा, फर्स्ट पॉइंट बनाओ इस स्टैंडर्ड का। क्या बनाओगे, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते क्या है, करें स्टार्ट। आप सब रेडी है, सुनो, फिर सुनना, आपको समझ आ जाएगा। कह रहे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड्स का नाम है जिसमें वो रिकॉर्ड करता है। अच्छा, आपको अगर याद हो, एक आर्क सुना था, आर्क, ज्योमेट्री में आर्क लगाते थे। बस अगर आप आर्क माइंड में रख लेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। कह रहे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड का नाम है जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हो, आर्क। आर्क में ए का मतलब हो गया ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। ए का मतलब हो गया क्या, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। आवाज में दम नहीं है, ए का मतलब हो गया क्या, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। यानी आपने ऑडिट पर क्या किया ये लिखते हैं आप, और जो आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए उससे आपको कौन से सबूत मिले, यानी रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द आर्क, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ आर्क, रिकॉर्ड ऑफ आर्क। आर्क में ए से क्या हो गया, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। बोलना पड़ेगा, ए से क्या हो गया, ऑडिट प्रोसीजर, आर से क्या हो गया,
रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। भाई मैंने ऑडिट पर क्या करा और मुझे उसके बेसिस पर क्या सबूत मिले, और फाइनली 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 बस कितना फाइनली, सुनो बड़ा आईपीएल देख रहे हो, चलो अच्छा आप वो जो मैच हारे थे फाइनल वर्ल्ड कप वो बात कर रहे हैं क्या? एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ना हमें ऐसा लगता है आधी बात जो हमने मन में बोल दी है ना वो सामने वाले को सुनाई दी थी, और इस वक्त पर यही हुआ था, आधी बात इन्होंने बोल दी और आधी बात ये सोच रहे हैं इनको पता ही थी और आधी मैंने बोल दी। जो आपने अंदर बोली है ना बात वो मेरे तक नहीं पहुंची बेटे। चाइनीज इधर आओ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है कितनी चीजों का? 3 चीजों का। पहला ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, दूसरा रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, और तीसरा द कंक्लूजन ऑडिटर रीच्ड। वो कंक्लूजन मतलब सबूतों के बेसिस पर ऑडिटर क्या ड्रॉ करता है? कंक्लूजन, और सारे कंक्लूजन्स को ऐड कर आप क्या देते हो? ओपिनियन। यानी ऑडिट में आपने जो जो काम करे हैं ना वो आप लिखते हो, वो काम कर आपको क्या क्या सबूत मिले हैं वो आप लिख देते हो। समझ आ रहा है आपको? और उन सबूतों के बेसिस पर मेरा डेटर पर क्या कहना है वो आप लिख देते हो। बताओ क्यों लिख देते हो? मैं आपको बताता हूँ यार, बड़े बड़े क्लाइंट में ना आप 1.5 साल तक ऑडिट कंप्लीट करते हो, 1 साल 1.25 साल लग जाता है। जो आपने फर्स्ट डे काम करा था क्या 1.25 साल तक आप याद रख पाएंगे? सेकंड डे जो काम करा था क्या याद रख पाएंगे? नहीं। तो ऑडिटर क्या करता है? रिकॉर्ड्स बनाता जाता है, आज मैंने ये करा, मुझे उसके बेसिस पर ये सबूत मिले और मेरा इसके बेसिस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डेटर का अमाउंट ठीक है या गलत। तो एंड में वो क्या करता होगा? जो जो कंक्लूजन जहां लिखे होते होंगे, उन कंक्लूजन के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर देता है। और कोई जरा सबूत मांगता है कि भैया ऐसा क्यों, उसने सबूतों की भी नंबरिंग करके रखी होती है कि इसके साथ देखो मैंने ये वाला सबूत मुझे मिला था तब मैंने ऐसा कहा। कोई भी ऑडिटर के ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगाता है या कुछ भी लगाता है, ऑडिटर ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता है, ये देखो भाई मैंने ये काम करा था, मुझे ये सबूत मिले थे तभी मैं ऐसा कह रहा हूं। तो ऑडिट documentation is the record of our audit procedure performed, relevant audit evidences obtained, conclusion the auditor reached. अब आप लिख लो, it refers to the record of, audit documentation refers to the record of, पहला ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ए से लिख लो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, दूसरा रेलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, तीसरा कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। क्या आपको डेफिनेशन लिखी है आप सभी ने? हाँ जी, डेफिनेशन लिखी है आपने। अच्छा मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, इसी में ही सेकंड पॉइंट बनाओ, मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही डेफिनेशन में ही सेकंड पॉइंट बनाओ। एक तो आपने डेफिनेशन लिख दी, दूसरा पॉइंट लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पेपर और वर्क पेपर। Audit documentation is also known as working paper, work paper और audit working paper। और ऑडिट वर्किंग पेपर। कह रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन नाम से भी जाना जाता है, मतलब वर्किंग, भाई जो आपने ऑडिट में काम करा वहां पर जाकर जो प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो सबूत मिले और जिसके बेसिस पर आप कंक्लूजन पर पहुंचे वो सबको आप लिखते हैं ना, तो वही आपके वर्किंग पेपर ही तो होंगे। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? रिकॉर्ड है इन 3 चीजों का, तो इसलिए इसको वर्किंग पेपर वगैरह भी कह देते हैं। पहला पॉइंट आप सबको समझ आया या नहीं आया? सेकंड पॉइंट बनाना, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड पॉइंट आपको बनाना है क्या?
नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपको मिलता क्या है, वो हो गया उसका नेचर। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ, सॉरी सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपको मिलता क्या है? दो चीजें। पहला, सबूत मिलते हैं जिसके बेसिस पर ऑडिटर क्या देता है? कंक्लूजन। कि किस बात का मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करते हैं सबूत। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करते हैं क्या? सबूत। किस बात के? ऑडिटर बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, कि हम अपना ओवरऑल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो होता है रिपोर्ट बनाना, क्या वो हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। समझ आ रहा है आपको? मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको बताता है कि आप अपना ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको बताइए, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। ठीक है ना? और वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाकर कम्युनिकेट वगैरह करना, ये सब आपने पढ़ा था ना। तो यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर ऑडिटर बता पाता है, ऑडिटर इस कंक्लूजन पर पहुंच पाता है क्या हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो लिखना जरा पहला पॉइंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपको यह पता चलता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपको यह पता चलता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आपको यह पता चलता है कि ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाया या नहीं। और दूसरा पॉइंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का सबूत है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का सबूत है कि हमारा ऑडिट प्लान्ड एंड परफॉर्म हुआ है, हमारा ऑडिट प्लान्ड एंड परफॉर्म हुआ है in accordance with SS, in accordance with SS and applicable, in accordance with SS and applicable legal and regulatory requirements, legal and regulatory requirements। समझ आ रहा है आपको? बढ़िया। अब जरा सुनना, अगला पॉइंट आपको बताना है क्या? पॉइंट नंबर थर्ड, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड पॉइंट आपको बनाना है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, 4 मार्क्स का कई बार ही आया हुआ है। मुझे भी पता थोड़ा, जरा सुनो। एक निमोनिक से आपको ये पर्पस याद हो जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको, प्लीज सर आप फ्यूचर में क्वालिटी कंट्रोल करवा दो। एक बार बोलना बेटा, प्लीज सर आप फ्यूचर में क्वालिटी कंट्रोल करवा दो। सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज सर आप, एक बार फिर बोलो बेटा, क्या? प्लीज सर आप फ्यूचर में क्वालिटी कंट्रोल करवा दो। ठीक है, करवा देंगे।
हो गया बेटा, टॉपिक हो गया, आपको समझ आ गया? लिखो इधर, ये आ गया। बताओ बेटा, कह रहे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस को लर्न करने के लिए ये निमोनिक है और एक एक करके उठाते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको लिखवा देता हूँ। पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको, जरा सुनना। इसके फर्स्ट अल्फाबेट से सारे मीनिंग है ना। अब मैं आपको बताता हूं। पहला आ गया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करते हैं ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करने के लिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने बोला पहला कि इसकी यार ये चीज जो होती है ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये हेल्प करती है किसमें, किसको, एंगेजमेंट टीम को ऑडिट का प्लान करने में और ऑडिट को परफॉर्म करने में। तो पी से अपना आ जाता है प्लान एंड परफॉर्म। पहला पॉइंट नोट मत करो, मैं करवाऊंगा अपने अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट समझ आ गया? यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करते हैं, किसको हेल्प करते हैं, एंगेजमेंट टीम को हेल्प करते हैं। बोलना पड़ेगा, किसको हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म करने में। अच्छा, एस से यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप क्या कर पाते हो, सुपरविजन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप क्या कर पाते हो, सुपरविजन। तो यानी ऐसे ये और किस चीज में हेल्प करते हैं, जब मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन थे, वो आराम से डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाते हैं किसको, ऑडिट वर्क को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी होती है उन्हें वो निभा पाते हैं। तो बेसिकली आप सुपरविजन कर पाते हो। एक बार निमोनिक बोलो बेटा, निमोनिक क्या था, प्लीज सर आप फ्यूचर क्वालिटी कंट्रोल करवा दो। तो यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करते हैं। प्लीज में पी से आ गया अपना क्या, प्लान एंड परफॉर्म। यानी इसकी वजह से आप ऑडिट को अच्छे ढंग से प्लान एंड परफॉर्म कर पाते हो। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? सर ऐसे आप बताओ सुपरविजन कर पाते हो एंगेजमेंट टीम और उनके काम का। अच्छा, आपसे हो गया अकाउंटेबल, कौन बंदा किस काम के लिए अकाउंटेबल है आप ये फिक्स कर सकते हो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, जैसे वहां भी पढ़ा था। तो ए से हो गया अकाउंटेबल, आंसरेबल। ए से हो गया अकाउंटेबल, आंसरेबल मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर कौन किस काम के लिए आंसरेबल है ये पता चल पाता है। एंगेजमेंट, एनेबलिंग एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। आप बता पाते हो भाई ये काम तूने करा है ना, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा ना आपने क्या काम करा और किसने करा, ये सब लिखा होगा। तो इसकी वजह से बताओ आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाते हो। 3 पॉइंट समझ आने स्टार्ट हो गए आपको। आप अपना ऑडिट को प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म कर पाते हो। बोलना पड़ेगा, आप अपने ऑडिट को प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म कर पाते हो। आप अपने एंगेजमेंट टीम के काम को सुपरवाइज कर पाते हो, एंगेजमेंट टीम को सुपरवाइज कर पाते हो और उनके काम का रिव्यू कर पाते हो। और उसके अलावा आप अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन कर पाते हो कि भाई तू बता इस ये काम में क्या हुआ था, ठीक है ना। और बताओ बेटा यही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, एक बार जो आपने काम करके रखा होता है, चलो मैं आपको बोलता हूँ, आप रिवीजन के वक्त में दोबारा क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट टाइम करा था उस रजिस्टर को सामने रखते हैं या नहीं रखते? ऐसे ही तो भाई हम सेकंड ईयर पर जब सेम क्लाइंट पर जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे नहीं, यहां पर क्या क्या करा था। तो यही तो है, यानी ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको फ्यूचर ऑडिट में भी क्या आएंगी, काम करेंगे। तो यानी फ्यूचर ऑडिट समझ आ रहा है आपको? आप लर्न करने की कोशिश करो, आपको याद होना स्टार्ट हो गया है। क्या है बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या पर्पस होते हैं, क्या क्या पर्पस होते हैं। तो आपने बताया यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट करने में। आप सुपरवाइज कर पाते हो एंगेजमेंट टीम को और उनको डायरेक्शन दे पाते हो, उनके काम को रिव्यू कर पाते हो। उसके अलावा आप अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन कर पाते हो और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको फ्यूचर ऑडिट्स में भी क्या आते हैं, काम। अब मैं आपको बताता हूं, सुनना। जैसे कोई सीए सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता तो जो क्लाइंट होता है ना वो आईसीआई में कंप्लेंट कर देता है। जब कोई सीए सही ढंग से काम नहीं करता तो क्लाइंट क्या करता है, आईसीआई में उसकी कंप्लेंट कर देता है कि इस सीए ने सही ढंग से काम नहीं करा, हमने इसको ऑडिट वाला काम दिया था इसने सही ढंग से काम नहीं करा। तो आईसीआई अपने पार्ट पर एक सीए को भेजता है और कहता है जाओ जरा चेक कर कर आओ क्या क्लाइंट की कंप्लेंट में दम भी है या नहीं। तो इसको ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं पीयर रिव्यू। पीयर मतलब एट सेम लेवल, एक सीए दूसरे सीए का काम चेक कर रहा है।
और वैसे आप इसको कहते हो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एज पर SA 220। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ, जब ये रिव्यू करने आया है काम, इंस्पेक्शन करने आया है काम, तो ये सीए इसको क्या दिखाएगा? देख भाई, ये मेरे क्या हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये मेरे क्या हैं? आवाज में दम नहीं, ये मेरे क्या हैं? भाई मैंने ये काम करा है यहां पर, इसका क्या? ये तो बोलता रहेगा। तू देखना, तू तो सीए, तेरे को तो पता क्या होना चाहिए था। ये काम करें, ये सबूत मिले और इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन है। तो यानी इसकी वजह से क्या? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन हो पाती है, और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी हो पाती है, जो लॉ की वजह से, रेगुलेटरी बॉडीज की वजह से या अदर रिक्वायरमेंट्स की वजह से होती है। समझ आ रहा है? करवादों में सी से आ गया कंडक्ट। हो पाता है क्या? एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट। या हर फर्म का अपना क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, क्या क्वालिटी से वहां पर काम हो रहा है या नहीं, ये आप देख पाते हो, सीनियर देख पाता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसके फायदे आप मुझे सुनाओ, पर्पस आप मुझे सुनाओ, फिर मैं एक एक करके लिखवाता हूं, आपके पहले माइंड में भी फिट करते हैं। हमने पढ़ना स्टार्ट करा क्या? पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सारे बच्चे बोलेंगे क्या पढ़ना स्टार्ट करा? अच्छा, ये ऐसे नंबर कौन सा स्टार्ट करा है? 230। ऐसे नंबर कौन सा स्टार्ट करा है? 230। अभी तक ये हमारा थर्ड स्टैंडर्ड है। फर्स्ट हमने पढ़ा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे नंबर 200। फिर 300 पढ़ा। 300 क्या था? प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ। और अब हम थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? ऐसे नंबर 230, जिसका नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जिसका नाम क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और अगर मैं इसकी बात करूं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या पर्पस होते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या पर्पस होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पर्पस को याद करने के लिए एक निमोनिक हमने पढ़ा क्या? प्लीज सर आप फ्यूचर में क्वालिटी कंट्रोल करवा दो। तो प्लीज में पी से क्या आ गया? प्लान एंड परफॉर्म। अच्छा, प्लीज सर एस से क्या आ गया? सुपरविजन। आप ए से अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन, है ना? प्लीज सर आप फ्यूचर से क्या आ गया? फ्यूचर ऑडिट में भी काम आता है। और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, और करवा दो में सी से कंडक्ट एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल, रेगुलेटरी और अदर रिक्वायरमेंट्स। क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है? मुझे पक्का याद भी हुआ? लिखना स्टार्ट करो। पी से लिखो प्लान एंड परफॉर्म। प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, करने में हेल्प मिलती है। प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट करने में हेल्प मिलती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस क्या है, समझ आ गया ना आपको? दूसरा, सुपरविजन टू ऑडिट वर्क कर पाते हो। सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क कर पाते हो। सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क कर पाते हो। अगला, अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाते हो। फ्यूचर ऑडिट में भी काम आते हैं। अगला, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन हो पाती है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन हो पाती है। और सी से तो पूरा लिख लो, कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद, कंडक्ट ऑफ external inspection in accordance with applicable legal, regulatory and other requirements. In accordance with applicable legal, regulatory or other requirements. Standards on quality control, chapter number 1. याद है? पेरेंट स्टैंडर्ड।
क्वालिटी कंट्रोल वाले स्टैंडर्ड और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते थे 4 तरह के। तो क्वालिटी कॉमन जो होता था सबके लिए, और अभी तक सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड इशू हुआ है SQC 1। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको। अब इसके नीचे एक इलस्ट्रेशन है, एक ICI 1 मार्कर में एक पॉइंट पूछ सकता है आपसे, कह रहे एक नया टीम मेंबर आया है, एंगेजमेंट टीम में एक नया आर्टिकल आया है। मतलब आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, जब आप अब से 1 ईयर बाद जब न्यू फर्म ज्वाइन करेंगे तो आपको होगा ना, आ न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर ऑफ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड was of the view that audit documentation does not help in planning the audit of any company। कह रहे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा कि क्लाइंट पर ऑडिट प्लानिंग करने के लिए, बताओ वो काम आते हैं या नहीं आते हैं। पहला यही था, एक्सप्लेन वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैज एनी रिश्ता विद रिगार्ड्स टू प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी। तो जवाब क्या आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पगले इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी, ताकि ऑडिट हो पाए किस मैनर में, प्रॉपर मैनर में, और इसकी वजह से हम अपना ऑडिट कर पाते हैं किस वे में, इफेक्टिव वे में, टाइमली मैनर में। प्रॉपर मैनर में भी हो सकता है और टाइमली मैनर में भी हो सकता है। क्या आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ गया, पक्का वाला। अच्छा, एक टर्म मुझे समझानी है, ज्ञान की बातों में जाओ, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। नेक्स्ट क्लास में ये टर्म बहुत काम आएगी, आज आप सुन लो। नाम क्या है, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, देखो नेक्स्ट क्लास में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां पर हमारे को ये बात लिखी नहीं हुई बुक में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर कौन होते हैं। तो आप लिखना जरा स्टार्ट करना, ये वर्ड लिखा नहीं हुए पर मैं आपको बता रहा हूं। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हम किसको कहते हैं, लिखना एन इंडिविजुअल। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर के बारे में लिखना, डेफिनेशन लिखना ज्ञान की बात में, एन इंडिविजुअल ब्रैकेट में वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द फर्म, an individual whether internal or external to the firm, ब्रैकेट क्लोज, वेदर से ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी, एन इंडिविजुअल वेदर ब्रैकेट में लिखा था आपने, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द फर्म ब्रैकेट क्लोज, हु हैज प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस, हु हैज प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस and reasonable understanding of, and reasonable understanding of, ये 4 झूले लटकाने हैं आपको। रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फिर ये 4 झूले लटकाने। पहला ऑडिट प्रोसेसेस, पहला ऑडिट प्रोसेसेस, दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच, बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, business environment in which entity operates, और लास्ट ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज relevant to the auditing and financial reporting issues relevant to the entities industry, relevant to the entities industry। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हम एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर किसको कहेंगे,
जिसको प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस हो और ये 4 बातें पता हो। हम एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर किसको कहेंगे, इधर ध्यान दो, हम एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर किसको कहेंगे, जिसको प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस हो। बोलना पड़ेगा, जिसको प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस हो। आपका ब्रेक इस जयकारों पे डिपेंड करेगा। अब देखो, हाँ बताओ क्या बोलना है। चलो, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर नेक्स्ट क्लास में आती काम आएगा। आज हम करके रख रहे हैं, देखो आज हम फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ करके रख रहे हैं मंडे वाली क्लास के लिए। तो आप बोलो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हम किसको कहते हैं, ऐसा ऑडिटर जिसको क्या हो, प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस। वो इंडिविजुअल हो सकता है फर्म का ही बंदा हो या बाहर का कोई सीए हो, समझा रहा है, यानी ऐसा इंडिविजुअल जिसको प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस है प्लस रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है। प्लस क्या है, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग को कितनी बात होगी, 4। पहली याद हो रहा है क्या, पहला किसकी, यानी उसको ऑडिट की प्रोसेस पता होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। फोर्थ बता दो सीधा ही, थर्ड छोड़ू, हाँ मेरे को पता था यही करवाना आपने। थर्ड, और किस चीज के, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट आपको बताना कौन कौन से फैक्टर क्लाइंट को अफेक्ट कर सकते हैं और जिसका क्लाइंट पर कंट्रोल, मतलब क्लाइंट का जिन पर कंट्रोल नहीं है, वही तो होता था बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यानी क्लाइंट के बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट भाई, इस जो हमारा क्लाइंट है वहां पर ज्यादातर अकाउंट्स में और ऑडिट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब ऑडिटर को पता है। तो वो ऑडिटर क्या है, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। ठीक है, मिलते हैं छोटे जय निके जय ब्रेक तो बाद।